So the name of the topic is decision making and problem solving. जनरली ये इस तरह से पूछा जाता है, एक्सप्लेन द हर्बर्ट साइमन मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की मदद से आप डिसीजन ले सकते हैं. DSS आगे जाकर हम देखने वाले हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का ट्राइंगल याद करें तो ऑर्गेनाइजेशनल ट्राइंगल के अंदर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल ऐसे लेवल्स होते हैं. तो टॉप लेवल पर DSS इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो कि एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ये सभी इस्तेमाल करते हैं. सो हर्बर्ट और साइमन ने एक मॉडल तैयार किया है डिसीजन मेकिंग का, और इसी मॉडल को यदि आप एक्सटेंड करते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग मॉडल को यदि आप एक्सटेंड करते हैं तो आपका मॉडल बन जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी. यानी कि एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द हर्बर्ट साइमन मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. सी देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. 3 स्टेप्स आपके डिसीजन मेकिंग के हैं और 5 स्टेप आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं. ऐसा नहीं है कि 3 स्टेप डिसीजन मेकिंग के हैं और 2 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं, ऐसा नहीं है. देयर आर 3 और 5 स्टेप्स. ठीक है, जैसे किसी भी डिसीजन पर पहुंचने के लिए कि हमें ये करना है तो ये किस तरह से करना है और क्या करना है. लाइफ में कोई भी एक डिसीजन लेने के लिए हमें इन 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है, इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस. ठीक है, ये 3 स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है. और अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हमें ये 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है, इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग. तो हर्बर्ट साइमन ने ऐसा एक मॉडल तैयार किया जिससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आप पर्टिकुलर डिसीजन पर किस तरह से पहुंचेंगे. तो ये 5 स्टेप्स दिए गए हैं और हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए इस मॉडल का इस्तेमाल करती है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको हमें अलग से इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता. बाय डिफॉल्ट ही इंटरनली ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज इस्तेमाल करते ही हैं. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग टू रीच इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स अचीव करने के लिए इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करने की जरूरत पड़ती है. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए जो होते हैं, और गोल्स आर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, जैसे कि 10 साल में कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 20 साल के बाद कहाँ पर नई ब्रांच ओपन करनी है, इन सबको बोला जाता है गोल्स. और ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है जो रेगुलर बेसिस पर हम लोग सेट करते हैं, जैसे कि मंथली प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, डेली परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज कैसी होनी चाहिए, इन सबको ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ क्रिटिकल एक्टिविटी फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत क्रिटिकल यानी कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. एक बार आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, लेकिन पहले डिसीजन मेकिंग होता है. ठीक है, प्रॉब्लम मतलब कि हमें क्या सॉल्व करना है. एक बार आपने वो आइडेंटिफाई किया, उसके बाद पहले आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, डिसीजन लेंगे और उसके बाद आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सो हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की फेज को, यानी कि इस प्रोसेस को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है, इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग. इसको सिंपल भाषा में इस तरह से समझिए. इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, आपके पास कार्य करने की जितनी भी क्षमता है, उन सबको पहचानो कि मैं ये कार्य किस तरह से कर सकता हूँ. दैट इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंस. सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज. इनको आप डिफाइन करो, इनको आप आइडेंटिफाई करो, कौन कौन सी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, और उनको डिफाइन करो, यानी कि उनको लिख दो, प्रॉपरली उनको लिस्ट डाउन करो. जैसे ऐसा कहा जाता है कि हर एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में SWOT एनालिसिस करना चाहिए. SWOT का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. स्ट्रेंथ यानी कि आपके अंदर क्या ताकत है, क्या क्षमता है. वीकनेस यानी कि आपके अंदर की कमियां. जैसे कोई मनुष्य बोलता है कि मेरे अंदर तो कोई कमी ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई कमी किसी ना किसी के अंदर जरूर रहती है. सो यू आइडेंटिफाई द वीकनेस, देन आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आप लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं. आइडेंटिफाई द थ्रेट्स यानी कि उस रास्ते पर चलने पर जो रास्ते में रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को आप पहचानो. तो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई और डिफाइन करनी पड़ती हैं, और इसके रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो. यू हैव टू गैदर द इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो जो उसके स्कोप में और उसके कॉज के रिलेटेड हो. जैसे अगर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको बिस्किट प्रोडक्शन से कुछ लेना देना है, तो उनको बिस्किट प्रोडक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा. वो स्टूडेंट मैनेजमेंट या फिर लाइब्रेरी के बारे में सोचकर किसी प्रॉब्लम को डिजाइन नहीं करेंगे.
सो दे मस्ट आइडेंटिफाई द कॉज एंड स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम के दायरे में रहकर उसको डिजाइन किया जाए। तो इंटेलिजेंस स्टेज के अंदर रिसोर्स और एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेस हैं और कौन कौन से एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट है, यानी कि वातावरण से कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज इंटेलिजेंस। एक बार आपको पता चल गया कि आपकी प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, आपको क्या करना है, कौन कौन सी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उनको सॉल्व करने के लिए, वातावरण से कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिजाइन करना है। पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, यानी कि इंटेलिजेंस यूजिंग योर ब्रेन। अब आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को डिजाइन करो। सो ड्यूरिंग द डिजाइन स्टेज ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम आर आल्सो डेवलप्ड। अब जब हम डिजाइन स्टेज को इंप्लीमेंट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारे पास एक ही तरीका होता है। हो सकता है कि उसको सॉल्व करने के हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हों, तो आप सारे ऑप्शंस यानी कि सारे ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस को डिजाइन करो। जैसे डेटाबेस में से किसी रिकॉर्ड को मुझे फेच करना हो, तो उसको फेच करने के लिए हम जॉइन का भी इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम है जॉइन का इस्तेमाल किया जाता है और सब क्वेरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। सो यू हैव टू डिजाइन ऑल द ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस अवेलेबल। So in addition, the feasibility of these alternative solutions is also evaluated. आपको साथ ही साथ ये भी देखना है कि जो सभी alternative solutions आप डिजाइन कर रहे हैं, एक जो मेन डिजाइन किया वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जितने भी solutions आप डिजाइन कर रहे हैं वो feasible है या नहीं। feasible को सिंपल भाषा में अगर कहें तो इसको हिंदी में हम इस तरह से कहेंगे, हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हो, फिजिबिलिटी का मतलब होता है जैसे इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, भाई जितना कॉस्ट हम चाहते हैं उतने कॉस्ट में प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी। टेम्पोरल यानी कि टाइम रिलेटेड फिजिबिलिटी, जितने समय में हम चाहते हैं उतने समय में काम होगा या नहीं होगा। फिर आती है टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी कि जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं सामने वाले यूजर को यानी कि कस्टमर को हम देंगे, तो वहां पर वो इंस्टॉल करने के लिए, उसे इंस्टॉल करने के लिए रिक्वायर्ड टेक्निकल एनवायरनमेंट है या नहीं, यानी कि वहाँ पर उतनी हार्ड डिस्क, उतना प्रोसेसर, उतना प्लेटफॉर्म वहाँ पर सपोर्ट करता है कि नहीं। तो फिजिबिलिटी आपको स्टडी करनी पड़ती है। सो यू हैव टू डिजाइन ऑल द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। सो द फर्स्ट स्टेज इज इंटेलिजेंस, यानी कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। डिजाइन यानी कि सारे के सारे ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस डिजाइन करो, और जब ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस आप सभी डिजाइन कर देते हैं तो आपको क्या करना है, उनमें से बेस्ट को चूज करना है। सो द थर्ड स्टेज इज चॉइस। सीधी बात है ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, तो आपने सबसे पहले क्या किया, इंटेलिजेंस यानी कि अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके कुछ सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो किसी के अंदर से आंसर आया कि मुझे बीकॉम करना चाहिए, किसी ने सोचा मुझे बीबीए करना चाहिए, किसी ने सोचा मुझे बीसीए करना चाहिए। तो इसे कहते हैं इंटेलिजेंस। उसके रिलेटेड आपने रिसोर्सेज देखे, आप उतनी फीस पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपने क्या नॉलेज हासिल की है, सब चीज़ें आप कंपेयर करते हो, आपके घर वाले क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं। तो सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को आपने डिजाइन किया और आपने चूज क्या किया, बीसीए। सो द चॉइस स्टेज सेज दैट इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि एक स्पेसिफिक एक्शन को आप सिलेक्ट करो। हियर वी चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द पॉसिबल सॉल्यूशंस। जितने भी सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम हमेशा सिलेक्ट करते हैं। पर क्या ऐसा जरूरी है जो हम सिलेक्ट करें वो हमेशा बेस्ट हो? कई बार ऐसा होता है, आप लोगों को पता होगा 10th स्टैंडर्ड के बाद कुछ स्टूडेंट्स 11th में साइंस ले लेते हैं और थोड़े समय के बाद 3-4 महीने पढ़ाई करने के बाद उनको लगता है कि मैं साइंस में नहीं सेट हो रहा, तो वो कॉमर्स में स्विच हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी हो सकता है बेस्ट। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है वो हमेशा बेस्ट हो। ठीक है, सो वी चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो ये 3 स्टेप्स किसके हुए, इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस। ये 3 स्टेप्स हुए डिसीजन मेकिंग के, यानी कि आपने डिसीजन ले लिया, चूज कर लिया, यानी कि डिसीजन ले लिया। लेकिन अब आपको प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ते समय हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है चूज करने के बाद, जैसे बीसीए चूज करने के बाद अब आप बीसीए करोगे, यानी कि उस रास्ते पर चलोगे, तो उसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। और रास्ते पर चलते 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 आप ध्यान भी रखते हो, यानी कि आप कंटिन्यूसली उसे इवेल्युएट करते रहते हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, मॉनिटरिंग। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर का क्या कर्तव्य होता है, मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्लास के सभी स्टूडेंट्स को गाइड करे, उनका ध्यान रखे जब तक क्लास में टीचर नहीं है। सो दैट इज मॉनिटरिंग।
सो इंटेलिजेंस डिजाइन चॉइस के बाद यदि 2 स्टेप्स ऐड कर दिए जाएं तो ये 2 स्टेप्स बन जाते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। सो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज क्या कहती है? इन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज द सॉल्यूशन इज पुट इनटू इफेक्ट, यानी कि उस रास्ते पर चला जाता है। एंड लास्ट इज मॉनिटरिंग स्टेज। इन दिस स्टेज द डिसीजन मेकर इवैल्यूएट्स द इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जिस रास्ते पर वो चला उसे इवैल्यूएट करेगा टू डिटरमाइन वेदर द एंटीसिपेटेड यानी कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वर अचीव्ड और नॉट। जब कोई भी डिसीजन मेकर किसी रास्ते पर चलता है तो वो ये चेक करता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा रिजल्ट मुझे अचीव हुआ या नहीं हुआ। सो इफ द एंटीसिपेटेड रिजल्ट्स आर नॉट अचीव्ड, जैसा मैंने सोचा था वैसे रिजल्ट मुझे अचीव नहीं हुए, वी मॉडिफाई द प्रोसेस टू चूज द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जैसा सर ने आपको बताया कि जो रिजल्ट हम चाहते थे उस हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो हम ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि चॉइस स्टेज में जिसको हमने सिलेक्ट किया था उसको चेंज करके कोई दूसरा मेथड सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि मॉनिटरिंग में हमें क्या करना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, फीडबैक एंड एडजस्टमेंट करना होता है। मॉनिटरिंग में फीडबैक मिलता है आपको कि आपने जो रास्ता सिलेक्ट किया, आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया वो सही था या नहीं था। सही नहीं था मतलब नेगेटिव फीडबैक आया, सो यू नीड टू चेंज योर सॉल्यूशन। तो ये 5 स्टेप्स किसके हैं? हर्बर्ट साइमन मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के, ठीक है। और सिंपली यू कैन से हाउ टू टेक डिसीजन एंड हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इस तरह से भी इसे कह सकते हैं। अब इसका आपको एक एग्जांपल देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, इसको आपको इलेबोरेट करना है, तो इसको आपको अपने वर्ड्स में एक एग्जांपल के तौर पर समझाना है। दिस इज दैट एग्जांपल। कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ शिपिंग एप्पल्स फ्रॉम अ फार्म इन जम्मू एंड कश्मीर टू सूरत स्टोर्स। आप सभी को मालूम है एप्पल्स की सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ पर होती है? जम्मू एंड कश्मीर में। एप्पल्स को ग्रो करने के लिए वहाँ का कूल एनवायरनमेंट 10 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सुटेबल रहता है। जितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है उतने ज़्यादा अच्छे से एप्पल्स बन सकते हैं। अगर वहाँ पर गर्मी का मौसम हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में किसी दूसरी जगह पर एप्पल का पौधा लगा भी दें, अगर उग भी जाए तो भी गर्मी की वजह से वो एप्पल का पौधा खराब हो जाएगा। तो सूरत के स्टोर्स तक हमें जम्मू एंड कश्मीर से एप्पल्स को ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आपको हर्बर्ट साइमन मॉडल के एग्जांपल की मदद से समझाना है कि इंटेलिजेंस स्टेज में आप क्या करेंगे, डिजाइन स्टेज में क्या होगा, चॉइस स्टेज में आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में क्या करोगे और मॉनिटरिंग स्टेज में किस तरह से काम करना है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। पहले इसको सिंपली समझ लेते हैं। इंटेलिजेंस स्टेज में आप ये देखेंगे कि पहले तो हमें ये पता करना है कि क्या सूरत के स्टोर्स में या फिर सूरत की पब्लिक को एप्पल्स पसंद हैं या नहीं, whether they require apples or not. So you have to identify whether there are maximum consumers of apples in Surat or not, जो उनके लिए पे करें। और उसी के साथ साथ आपको एप्पल्स के डैमेज को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि एप्पल्स जब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो वो खराब हो सकते हैं। तो इंटेलिजेंस स्टेज में आपको ये देखना है कि मैक्सिमम कंज्यूमर्स सूरत में कितने हैं एप्पल्स के, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि क्या एप्पल्स खराब तो नहीं हो जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन करते समय। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ये चीज़ इसके अंदर क्यों देखी? जब आप एप्पल्स को फॉर एग्जांपल सूरत के बदले सपोज किसी गांव में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या वहां पर उसके कंज्यूमर्स हैं? एप्पल इज अ वेरी एक्सपेंसिव फ्रूट। क्या कोई गांव वाला उसे खरीदना पसंद करेगा? नहीं करेगा। वो दाल चावल खाकर बहुत खुश रहेगा। और उसी के साथ साथ उनको ये प्रॉब्लम भी ध्यान में रखनी है, फेडरल और स्टेट रेगुलेशंस की बातें। आपको मालूम होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में कोई चीज़ जब जाती है या फिर वहाँ से बाहर लाई जाती है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। इवन नॉर्मली भी जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक आप कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय यूजिंग ट्रक और एनी ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, तब भी बहुत स्टेट और फेडरल रेगुलेशंस को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। सो इंटेलिजेंस स्टेज के अंदर ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। डिज़ाइन स्टेज में सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आपको डिज़ाइन कर देने हैं। कौन कौन से ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं? सी वेरी सिंपल, आप ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ट्रेन से कर सकते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट जम्मू एंड कश्मीर में ट्रेन अवेलेबल नहीं है। आपको जम्मू एंड कश्मीर से किसी बेस स्टेशन तक लाना पड़ेगा पहले बाय यूजिंग ट्रक्स, बाद में आप ट्रेन से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। फ्लाइट इज अ पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है। आप किसी साइकिल के पीछे बांध कर या फिर 2 व्हीलर के पीछे बांध कर या फिर 4 व्हीलर में यानी कि कार में तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो जितने ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आप डिजाइन कर सकते हैं जो फीजिबल हो उनको ही आप डिजाइन कीजिए। फालतू की चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड कॉस्ट, ये भी चीजें ध्यान में रखनी है कि ट्रक से, ट्रेन से या फ्लाइट से जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो कितना समय लगता है और कितना खर्चा होता है हर एक के ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म में। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज
द प्रॉब्लम सॉल्वर माइट डिटरमाइन, शायद उसको ये पता चलता है कि शिपमेंट बाय द फ्रीट यानी कि कार्गो टू मुंबई एंड देन बाय ट्रक टू सूरत इज नॉट अ फीजिबल सॉल्यूशन बिकॉज द एप्पल्स वुड स्पॉइल। सपोज किसी फार्मर ने ये डिसीजन लिया कि हम पहले फ्रीट से यानी कि कार्गो से मुंबई तक एप्पल्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और फिर बाद में मुंबई से सूरत तक हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से सूरत तक के एयरपोर्ट तक का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्यों ना पहले मुंबई तक ट्रांसपोर्ट किया जाए और फिर मुंबई से फिर ट्रक के द्वारा सूरत तक भेज दिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन किया जाए। लेकिन क्या होगा, एप्पल्स स्पॉइल हो जाएंगे यानी कि खराब हो जाएंगे। तो चॉइस स्टेज में ये लोग क्या देखते हैं, चॉइस स्टेज में इनको पता चलता है कि एप्पल्स खराब ना हो तो ये डायरेक्टली जम्मू और कश्मीर के फार्म से एयर से शिपिंग करके सूरत तक भेजते हैं डायरेक्टली, भले ही उनको थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा पड़ता है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में फार्मिंग स्टाफ को इसके बारे में बताया जाता है, नई एक्टिविटी के बारे में, और एप्पल्स को फार्म से निकालकर जम्मू और कश्मीर के एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाता है और उसे एक्चुअली शिप किया जाता है। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में जो उन्होंने चूज किया, जिस ऑप्शन को उन्होंने चूज किया उसको इन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन मॉनिटरिंग स्टेज में ये लोग क्या देखते हैं, जैसे ही फर्स्ट शिपमेंट हुई तो जम्मू और कश्मीर के फार्मर्स को यह पता चलता है कि जो फ्लाइट सूरत तक आ रही है, जम्मू और कश्मीर से सूरत तक आ रही है, वो बीच में स्टॉप ओवर करती है दिल्ली में। जम्मू और कश्मीर के बाद पहले दिल्ली आता है और दिल्ली से आता है फिर सूरत। तो फ्लाइट थोड़े समय के लिए दिल्ली में स्टॉप ओवर करती है यानी कि हॉल्ट करती है, जहां पर प्लेन को हैवी टेम्परेचर पर एक्सपोज कर दिया जाता है। आपको मालूम है जम्मू और कश्मीर में ठंड है और दिल्ली में बहुत गर्मी होती है, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के कारण यानी कि टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वहां की जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी को कहते हैं भेज यानी कि वातावरण में मॉइस्चर, उसकी वजह से एप्पल्स को इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से फार्मर्स ने ये देखा कि एप्पल्स खराब हो जाते हैं, क्योंकि एडिशनल कार्गो भी लोड करना पड़ता है। दिल्ली में कुछ सामान को निकाला जाता है, कुछ एडिशनल कार्गो को लोड किया जाता है। तो वो अपने सोल्यूशन को रीएडजस्ट करते हैं और नई एयर फ्रीट का इस्तेमाल करके जो दिल्ली में स्टॉप ओवर ना करे, फिर से ट्रांसपोर्टेशन का नया मेथड ढूंढते हैं। द अदर ऑल्टरनेटिव इज टू चेंज द मेथड ऑफ एप्पल्स पैकेजिंग। दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या है कि अगर वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं चेंज कर सकते, यानी कि उनके पास सपोज कोई दूसरी फ्लाइट अवेलेबल नहीं है जो जम्मू और कश्मीर से डायरेक्टली सूरत तक आए, तो वो दूसरा ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, दे कुड चेंज द मेथड ऑफ एप्पल्स पैकेजिंग, जैसे कि उनको वैक्स से कवर करना या फिर थर्मोकॉल से या फिर प्लास्टिक के बैग्स को उनको कवर कर देना। तो ये आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना है, प्रॉब्लम ऑफ शिपिंग द एप्पल्स फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर फार्म्स टू सूरत स्टोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है हर्बर्ट साइमन मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग।